भारत के बम्पर जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सवाल उठा दिए। दिग्गज अर्थशास्त्री ने कहा है कि भारत की पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़ों पर बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की पहली तिमाही में ये ग्रोथ 7.8% रही। यह आंकड़ा पिछली 5 तिमाहियों में सबसे ज्यादा है। प्रवीण सर, पूर्व गवर्नर साहब ने क्या चिंताएं बताई हैं, और इसके अलावा भी सर भारत चीन को लेकर भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट जितने भी मैंने मनी सेंटर के कमेंट्स देखे हैं उसमें आपकी बड़ी तारीफ हो रही थी। लोग कह रहे थे कि प्रवीण जी बहुत अच्छी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस हो या डिप्लोमेसी को है बहुत ही बारीकी से अच्छे से समझा देते हैं। तो पहले अपनी जीडीपी पे बात कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू चाइना। नहीं, देखिए, रघुराम राजन ने बहुत वक्त बाद कुछ क्रिटिकल चीज़ें बोली हैं पूरे के पूरी इकोनॉमी को लेके, देश की इकोनॉमी को लेके। इस वक्त पे उनका कमेंट आया है, जबकि 7.8% की एक बड़ी जो ग्रोथ है वो दिखाई दी है हमको Q1 में। तो अब उन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें कही हैं। उन्होंने कहा कि अगर ग्रोथ के नंबर इतने अच्छे हैं तो प्राइवेट केपेक्स कहाँ पे है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर कहाँ पे है, उसका अभाव है। और इस चीज़ से सरकार असल में जूझ रही है पिछले 2-2.5 साल से। जी, इसी बात को और आसान भाषा में समझा दीजिए सर। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो आप बात कर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का देखिए, केपेक्स दो तरीके के हैं मोटे तौर पर। अगर हम देखें, एक गवर्नमेंट का केपेक्स होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया जैसे मान लीजिए इंफ्रा पे खर्च करना, रोड बनाना हो, पुल बनाना हो, बिल्कुल, हॉस्पिटल्स बनाने हो, स्कूल्स बनाने हो, ठीक है। और प्राइवेट में भी आपका चाहे आपकी फैक्ट्रीज बनानी हो, चाहे इस तरह का इंफ्रा और इस तरह का असेट क्रिएट करना हो जिससे लॉन्ग टर्म के फिर आपको मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करना चाह रहे हैं। नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग, तमाम तरह की चीज़ें हैं, चाहे आपके सर्विसेज सेक्टर में ही सही, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का न होना ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बता रहे हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनसे कि लंबे वक्त में आपको रिटर्न मिलते हैं, ठीक है सर, और पूरी की पूरी इकोनॉमी को उसमें मिलता है फायदा, क्योंकि उस वहाँ पे अच्छा खासा वर्कफोर्स लगता है, उनको आप नौकरी देते तो वो पूरी इकोनॉमी को एक रफ्तार देने में कारगर होते हैं। ठीक है, तो अब रघुराम राजन ने एक तो बड़ा मसला ये उठाया है कि साहब आपकी इकोनॉमी तो मान लीजिए 7.5% या उससे ऊपर की रफ्तार से भाग रही है जी, लेकिन इस इकोनॉमी में जो निजी कंपनियां हैं वो डरी हुई क्यों हैं, वो पैसा क्यों लगाने से हिचक रही हैं। तो ये एक उनका बड़ा सवाल है। दूसरी जो बड़ी बात है वो उन्होंने कही है जॉब्स के मोर्चे पे। उन्होंने कहा नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं, इतनी अच्छी ग्रोथ है, सब कुछ अच्छा है, पूरी इकोनॉमी बढ़िया चल रही है, फिर नौकरियां क्यों नहीं क्रिएट हो रही। और नौकरियों में भी जो बड़ा सवाल है वो इस बात का है कि क्वालिटी जॉब्स आखिर क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं। तो ये दो बड़े कंसर्न जो है रघुराम राजन ने जताए हैं। उसके बाद उन्होंने महंगाई के कैलकुलेशन के तरीके को लेके भी कुछ सवाल उठाए हैं विशाल जी। लेकिन महंगाई वाला भी मुद्दा है सर, क्योंकि जब भी हम लोग दो चार होते हैं महंगाई के सवाल से, उसमें कहा जाता है कि ठीक है आंकड़े तो सरकार पेश करती है कि 1.55 या आगे भी कहा जा रहा है कि 1 से भी कम हो जाएगा, लेकिन जब हम रोज़मर्रा के सामान को खरीदने जाते हैं या हम दो चार होते हैं तो हमें तो महंगाई बहुत लगती है। तो तमाम इकोनॉमिस्ट के भी मैं बात करूं, जैसे अरुण बाबू को भी अगर सुन लिया जाए, जेएनयू के जो इकोनॉमिस्ट है, अब वो भी इस बात को दोहराते रहते हैं। वो भी कहते हैं कि नहीं भाई, रियल महंगाई तो सही में बहुत ज़्यादा। इस पर कुछ आप टिप्पणी करना चाहेंगे? बिल्कुल, महंगाई देखिए, और जितने भी सर्वे हुए, अभी हम हाल में ही एक मनी सेंट्रल में एक चर्चा कर रहे थे हाउस होल्ड का, एक तिमाही में 56,000 रुपये। बिल्कुल, तो अब आप समझिए कि 33% बढ़ा है 3 साल में। संभवतः अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ 33% एक्सपेंडिचर बढ़ा है। एक साल का अगर आप देखेंगे तो 14% का एक्सपेंडिचर बढ़ा है। तो 64,000 से 76,000 रुपये के लगभग जो खर्चा है वहाँ पे पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। और न केवल शहरी इलाकों में, रूरल इकोनॉमी में भी, ग्रामीण भारत में भी आपके खर्चे कम नहीं है। 46,000 रुपये के आसपास का शायद खर्चा आ रहा था एक तिमाही में ग्रामीण इलाकों में। तो सर सरकार इस मुद्दे को क्यों नहीं एड्रेस कर रही है? अब इसी चीज़ का जिक्र रघुराम राजन कर रहे हैं और इसी चीज़ का जिक्र कई इकोनॉमिस्ट कर चुके हैं कि क्या महंगाई के जो आकलन के तौर तरीके हैं, क्या वहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है। अगर सरकार को इतना ही लग रहा था सर कि महंगाई नहीं है तो फिर जीएसटी रेट कट करने की क्यों जरूरत थी? नहीं, देखिए, बिल्कुल, ये तो खैर चीज़ एक बेसिक चीज़ है जो कि निकल के आती है कि आपको उस चीज़ को समझ में 1.55% महंगाई दर है, तो फिर आप क्यों 8 साल के बाद आप तमाम जो रेट कट? नहीं, देखिए, रियल अगर महंगाई को
कैप्चर किया जाएगा, अगर उसको कैलकुलेट किया जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा निकलेगी। लोगों की जो वेज ग्रोथ है उसके मुकाबले उससे कहीं ज़्यादा महंगाई की ग्रोथ है। और बाकी अगर आप पैरामीटर्स को देख लेंगे, चाहे आप एजुकेशन देख लीजिए, चाहे आप खाने पीने का खर्च देख लीजिए या हेल्थ केयर देख लीजिए, महंगाई जो है वो सबसे बड़ी इस वक्त की प्रॉब्लम बनी हुई है। अब सरकार ने जीएसटी कट हो या इनकम टैक्स में रिलीफ देने की बात हो, दो बड़े कदम कम से कम उठाए, और तीसरा आरबीआई की तरफ से उठाया गया है जी, जहां पे कि रेट कट किया गया विशाल। जी जी। अब सर चीन वाले मामले पर आते हैं। प्रवीण सर, रघुराम राजन के अनुसार कहा गया है कि भारत और चीन के बीच आसानी से दोस्ती नहीं हो सकती है। इसके पीछे उन्होंने जो तर्क दिया है, एक तो दिया है ऐतिहासिक कारण बताया है उन्होंने, और दूसरा बताया है उन्होंने कि विश्वास जो है, मतलब ट्रस्ट बनने में थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने भारत को कहा है कि अमेरिका के साथ जो टैरिफ वाला जो विवाद है उसको सुलझाना चाहिए और रणनीतिक रूप से खेलना चाहिए, क्योंकि हर कोई उसे अपने साथ रखना चाहता है। ये उनका स्टेटमेंट है, मैंने उनको कोट किया है सर। इसी के साथ सर मेरा एक सवाल है कि आज की जो सबसे ताज़ा खबर ये है कि अमेरिका से टीम जो है अपने देश आने वाली है। क्या सर इंडिया यूएस ट्रेड डील जो है बहुत जल्द होता हुआ दिखेगा? हाँ, कम से कम बात तो शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। जो यूएस के चीफ नेगोशिएटर हैं आपके स्टीवन चार्ल्स विटकॉफ, वो भारत आज रात में आ रहे हैं। कल से अचानक से खबर आई सर ये। हाँ, मंगलवार से दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेके बातचीत शुरू हो जाएगी। तो ये एक बड़ा अपडेट है इस सिलसिले में कि भारत और यूएस की ट्रेड डील का किस तरह का स्टेटस है। दूसरी चीज़ बड़ी ये है कि जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो डेयरी सेक्टर को लेके एक जो आशंका थी कि अमेरिका चाहता है कि साहब आप पूरा डेयरी सेक्टर हमारे लिए खोल दें, अमेरिकी दूध दही के लिए, वहाँ पे अब थोड़ी चीज़ें संभलती हुई दिख रही हैं इस लिहाज से कि अब अमेरिका चाहता है कि ठीक है साहब आप पूरा डेयरी सेक्टर ना खोलिए, लेकिन जो हाई एंड जो महंगे जो प्रीमियम चीज़, मोज़रेला, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं इन पे हम टैरिफ कम करते हैं। यानी बाई प्रोडक्ट्स के जरिए अब ट्रेड करना चाहते हैं। तो वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, उसको जो इस्तेमाल करने वाला तबका है वो देश का 2 से 5% के आसपास का तबका है। तो वहाँ सरकार वो रियायत देने के लिए तैयार भी है। और अमेरिका जो दूध या दही है, इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो आम मास लेवल पे कंज्यूम किए जाते हैं, वहाँ शायद अब रियायतों की डिमांड नहीं करेगा। एक ये बड़ा अपडेट है जो ये दिखाता है कि दोनों देश अब थोड़े करीब आ रहे हैं ट्रेड डील करने को लेके। और पिछले कुछ अगर आप दिनों को देखेंगे तो दोनों देशों के बीच में जो बर्फ है वो पिघलती हुई दिखाई दी है संबंधों में। थोड़ा चीन पर भी बोल दीजिए। बिल्कुल। चीन के साथ देखिए जो रघुराम राजन कह रहे हैं वो उसको बहुत संतुलित 1962 का जो वॉर था सर, उस समय जो हम लोगों ने बिट्रेयल फेस किया था, हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा उस समय चला था, उस पर भी हम लोगों ने दगा खाया। बहुत संतुलित तरीके से अगर देखा जाए तो चीन के साथ संबंध तो जाहिर तौर पर बहुत ऐसे हैं जहाँ पे कि भरोसे का अभाव है जी। अभी भी लद्दाख सेक्टर में जो डिसएंगेजमेंट का जो मसला है वो अभी बना हुआ है। भारत लगातार इस बात को कहता आ रहा है कि साहब अगर हमको ट्रेड में या दूसरे मसलों में अगर हमको आगे चीज़ों को बढ़ाना है तो हमको अपने बॉर्डर्स को शांत करना पड़ेगा। बॉर्डर्स पे शांति होगी तो ट्रेड रिलेशंस भी चलेंगे। चीन एक ऐसा मुल्क है जिस पे दुनिया के ज़्यादातर देश भरोसा नहीं कर पाते हैं, लोन लेना और कब्जे कर लेना। लेकिन हुआ ये है पिछले 25-30 सालों में कि चीन ने खुद को दुनिया की फैक्ट्री के तौर पे स्थापित कर लिया है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, और वो पूरी दुनिया में सामान बेचना, चाहे भले उनकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड कुछ भी हो। चीन ने दुनिया का सप्लाई चेन पर पूरा कब्जा कर लिया है। अब वहाँ से निकलने में वक्त लगेगा पूरी दुनिया को, भारत को भी। दूसरी चीज़, हाल के दिनों में अमेरिका ने जिस तरह की परिस्थितियां पैदा की भारत के लिए रशियन क्रूड के खरीदारी का बहाना बना के, उसने भारत के सामने कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ा नहीं कि वो रीअलाइनमेंट के रास्ते पे चले, जिसमें चीन, रूस, भारत और आपका ब्राज़ील जैसे 4-5 देश बड़े देश शामिल हों। दूसरी चीज़ ये कि भारत ने कन्फ्रंटेशन का सहारा लिया नहीं अमेरिका के साथ डीलिंग करते वक्त। अगर भारत ब्राज़ील की तरह कन्फ्रंट करता अमेरिका को तो शायद चीज़ें और ख़राब होती, और हो सकता है कि कोई नियर टर्म ट्रेड डील की तरफ जो हम देख रहे हैं, फर्स्ट रेंज की सही, कुछ कम सामानों की सही, लेकिन कम से कम संबंध पटरी पे आते हुए देख रहे हैं। भरोसा देखिए ना चीन का है ना अमेरिका का है। कम से कम मौजूदा मतलब पिछले 4-5 महीने की जो घटनाक्रम हुए हैं
उसने भारत और अमेरिका के संबंधों को 25 साल पीछे लाके खड़ा कर दिया है। तो अब दिक्कत यह है कि आपके पास एक तरफ एक तरह का व्यक्ति मौजूद है, दूसरी तरफ दूसरे कैरेक्टर का व्यक्ति मौजूद है, और इनसे आपको डील करना ही करना है, क्योंकि अभी हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। भारत को एक सुपर पावर बनने के रास्ते में भी बहुत सारे कदम और चल रहे हैं। जी।